हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए मौर्यकालीन व्यापार से संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे। हमने इससे पूर्व में मौर्यकाल की आर्थिक स्थिति को देखा और इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम इसके व्यापारिक क्रियाकलाप पे चर्चा करेंगे। मौर्य काल में हम देखते हैं कि व्यापार जो है वो स्थल एवं जल दोनों मार्गों से होता था। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत, उसने एग्रोनोमई नाम के मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है, जो मार्गों की देखभाल के साथ प्रत्येक 10 स्टेडिया पर एक स्तंभ स्थापित करवाता था। आंतरिक व्यापार जो है वो नदियों के मार्ग से होता था। छोटी नदियों में क्षुद्रका नाव एवं बड़ी नदियों में महानव चलती थी। साथ ही प्लव, डोंगी के प्रयोग के भी प्रमाण मिलते हैं। यानी आंतरिक व्यापार भी होता था जल मार्ग और स्थल मार्ग से, और जो बाह्य व्यापार होता था वो भी स्थल और जल दोनों मार्गों का उसमें प्रयोग किया जाता था। आंतरिक व्यापार के रूप में हम देखते हैं कि जो मुख्य केंद्र था वो तक्षशिला, काशी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन, सुमात्रा, जावा, इसके बाद मिस्र, सीरिया, बोर्नियो द्वीप जो थे उस सभी जगहों से जो है वो व्यापारिक क्रियाकलाप होते थे। दक्षिण में ताम्रपानी, पांडई एवं केरल से जो है व्यापार होता था, जिसमें मुक्ता, मणि, हीरे, सोना एवं शंख के लिए ये दक्षिण के जो क्षेत्र थे वो प्रसिद्ध थे। प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में उत्तर पश्चिम को पाटलिपुत्र से मिलाने वाला मार्ग 1500 कोश लंबा था, जो ताम्रलिप्ति तक जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग हेमवत पथ था, जो हिमालय की तरफ जाता था। दक्षिण की ओर के लिए एक मार्ग श्रावस्ती से गोदावरी के तटवर्ती नगर प्रतिस्थान तक जाता था। पश्चिमी तट पर एक समुद्री मार्ग भरौच एवं कठियावाड़ होते हुए लंका तक जाता था। तो ये सब मार्ग थे, स्थल मार्ग थे जिससे व्यापार जो है होता था, और इसके अलावा जो है जल मार्ग से भी होता था बाह्य देशों में भी। इस समय पश्चिमी तट पर जो है वो सोपारा बंदरगाह स्थित था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। भारत और मिस्र के बीच मौर्य काल में होने वाले व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए टॉलमी जो था उसने लाल सागर पर बर्निस नामक बंदरगाह की स्थापना की थी। मौर्ययुगीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम देखते हैं कि उस समय में उत्तरी काली पॉलिस का जो मृदभांड होता था उस संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ था, और वो महात्मा बुद्ध के समय से ही हुआ था। वह जो है सो मौर्य युग में अपने चरम सीमा पे पहुंचा था। सूती वस्त्र के लिए हमने इससे पहले भी बताया कि काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग, मालवा इत्यादि जो है वो प्रसिद्ध था। बंग मलमल के लिए बंगाल, काशी एवं पुंड्र रेशम के लिए विख्यात था। रेशम का आयात जो है वो चीन से होता था। चीन का व्यापार जो है वो एशिया से लेकर यूरोप तक जो है वो सिल्क रूट एक था, जिसको सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है, रेशम मार्ग के नाम से। वो काफ़ी प्रसिद्ध रूट था, वो व्यापारिक रूट था जिसपे सिर्फ सिल्क का ही व्यापार नहीं बल्कि बहुत सारे चीज़ों का व्यापार होता था। वो कारवां चलती थी, वो स्थल मार्ग था, और वो प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध मार्ग रहा है। मुद्रा से संबंधित तथ्यों में हम देखते हैं कि उस समय कांसापन या पन या धारण जो चांदी और तांबे का बना हुआ होता था वो चलता था। सुवर्ण सोने का होता था, भासक था तांबे का, काकनी था तांबे का। इन सभी मुद्राओं को जारी करने का अधिकार जो है वो लक्षणाध्यक्ष एवं सवर्णिक को होता था। स्वतंत्र रूप से सिक्का ढालने वालों को राज्य को 13.5% ब्याज रूपिका एवं परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। बैंकिंग सुविधा तो मौर्य काल क्या प्राचीन काल में हम नहीं देखते हैं जो आधुनिक बैंक है उस तरह की, लेकिन उधार देने की प्रणाली जो है वो प्रचलन में थी। संभवतः दिए गए उधार पर 15% प्रति वर्ष ब्याज के रूप में लिया जाता था, और अगर कोई लंबी समुद्री यात्राओं के लिए ऋण लेने के लिए जाता था तो उसको 60% तक ब्याज जो है वो देना पड़ता था। तो इस तरह हम देखते हैं
कि मौर्य काल के समय में जो है उसकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर थी ही, और आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार का भी क्रियाकलाप जो है वो समुचित ढंग से चल रहा था। चूँकि कृषि और पशुपालन के अलावा जो व्यापार है उस व्यापार के मुनाफे पे किसी भी राज्य की समृद्धता जो है वो काफ़ी निर्भर रहा करती है। और मौर्य काल का साम्राज्य जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ था, और इसके अंतर्गत जो है सो एक विशाल साम्राज्य था। पहली बार जो भारत में राजनीतिक रूप से एकता स्थापित हुई भौगोलिक रूप से भी, तो उसको हम मौर्य काल में ही देखते हैं। और इस समृद्धशाली समय में जो है सो आर्थिक स्थिति इसकी बेहतर थी, और कोई भी साम्राज्य जो है उसके जड़ में उसके आर्थिक स्थिति का बेहतर होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन सबों का आकलन करने के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन व्यापार जो है वो अपने चरम अवस्था पे था, और व्यापारिक क्रियाकलाप से इस साम्राज्य को काफ़ी आर्थिक समृद्धि जो है वो प्राप्त हो रही थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।